गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जूलॉजी क्लास में हम स्टडी करेंगे लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज का मतलब है सहलग्नता एवं जीन विनिमय। सहलग्नता या लिंकेज को समझने से पहले हमें मेंडल की स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जानना आवश्यक है। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यह बतलाता है कि गैमेट्स बनते समय दो या दो से अधिक जीन्स स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं एवं जायगोट बनने के समय दोबारा स्वतंत्र रूप से मिल सकते हैं अर्थात पुनर्विन्यासित होते हैं। यह सिद्धांत मूलतया अर्धसूत्री विभाजन के समय गुणसूत्रों के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम पर आधारित है। लिंकेज जो है वो स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का एक अपवाद है या एक्सेप्शन केस है। लिंकेज के अंदर दो या दो से अधिक जीन्स कई जनरेशन तक या दो से अधिक जनरेशन तक बिना किसी पुनर्विन्यास के एक ही कॉम्बिनेशन के अंदर अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होती है। इन लिंकेज टू और मोर जीन्स लिंक टुगेदर and all are always inherited together in the same combination for the more than 2 generation। तो इस अवस्था को हम लिंकेज कहते हैं या सहलग्नता कहते हैं। सहलग्नता का तात्पर्य हुआ दो या अधिक जीन्स का एक दूसरे के साथ अगली पीढ़ी में उसी रूप में गमन करना जिस रूप में वह अपने पैटर्नल जनरेशन यानी कि अपनी पैतृक पीढ़ी के अंदर उपस्थित थी। जबकि रिकॉम्बिनेशन जो होता है, in recombination the genetic material is exchanged between different organisms which lead to the production of offsprings with the combination of traits। रिकॉम्बिनेशन के अंदर जेनेटिक मटेरियल यानी कि जो गुणसूत्र होते हैं उनके कुछ भाग आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं। विभिन्न जैसे कि लैंगिक जनन के अंदर दो ऑर्गेनिज्म या दो जीव पार्टिसिपेट करते हैं तो दोनों के बीच जेनेटिक मटेरियल के बीच में एक्सचेंज होता है और जो कि फर्दर ऑफस्प्रिंग प्रोडक्शन के अंदर ट्रांसफ़र होता है और एक नए प्रकार के लक्षण वाले जीवों की उत्पत्ति होती है। सर्वप्रथम टी.एच. मॉर्गन ने लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट प्रतिपादित किया था। मेंडल ने अपने समय में सहलग्न जीनों का अध्ययन नहीं किया और ऐसी जीन जो होती है वो स्वतंत्र अपव्यूहन के सिद्धांत के एक एक्सेप्शन होता है। और जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर F1 जनरेशन के अंदर सामान्यतः जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है उसके अनुसार जो रेशो संतति यानी कि F2 जनरेशन के अंदर जो संतति उत्पन्न होती है उनका जो रेशो होता है वो 9:3:3:1 होता है। सहलग्नता के अंदर यह इस नियम से परिवर्तित होकर के 7:1:1:7 उत्पन्न होता है। सहलग्नता को दर्शाने के लिए मॉर्गन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। थॉमस हंट मॉर्गन ही वर्कड ऑन ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। थॉमस हंट मॉर्गन जो है उसने फ्रूट फ्लाइज या मेलेनोगेस्टर के ऊपर अपना अध्ययन किया। ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर को उसने कई रीजंस की वजह से अपनी स्टडीज़ के अंदर चुना। इट कुड बी कल्टिवेटेड ईजीली, वो ईजीली कल्टिवेट की जा सकती है इनफैक्ट इन द सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी के अंदर आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर उनको कल्टिवेट करना भी ईजी है। दे एग्जिबिट अ शॉर्ट लाइफ स्पैन, उनका जो जीवन काल होता है वो सिर्फ 2 वीक्स का या 2 वीक्स का होता है। अ सिंगल मेटिंग कुड जनरेट मल्टीपल प्रोजेनीज, एक सिंगल मेटिंग के अंदर उनको मल्टीपल प्रोजेनीज प्राप्त होती हैं एंड मेल और फीमेल सेक्सेस को आपस में एक दूसरे से विभिन्न पहचानना इजी है। और इनके अंदर जो हेरिडिटरी वेरिएशंस होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। ड्रोसोफिला के अंदर अपने अध्ययन में मॉर्गन ने 2 लक्षणों को चुना। एक लक्षण जो कि बॉडी के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल थे और दूसरा लक्षण जो कि पंखों के लंबे या छोटे होने यानी कि वेस्टिजियल होने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ग्रे जीन और लॉन्ग जीन जो है वो
एक ही क्रोमोसोम के ऊपर उपस्थित होते हैं, जबकि ब्लैक और वेस्टिजियल जीन जो हैं वो एक जीन के ऊपर उपस्थित होते हैं। अगर हम मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम देखें तो जो ग्रे जीन है वो लॉन्ग विंग के लॉन्ग जीन के लिए दोनों का एक साथ गैमेट के अंदर जाए ये ऐसा ज़रूरी नहीं है, यानी कि ग्रे जीन की जो इनहेरिटेंस है वो लॉन्ग जीन की इनहेरिटेंस से बिल्कुल स्वतंत्र होती है। जबकि मॉर्गन ने अपने जो एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर देखा कि जब हम F1 जनरेशन का टेस्ट क्रॉस करवाते हैं, टेस्ट क्रॉस के अंदर उसने जो रिजल्ट आने चाहिए थे वो 1:1 के रेशो में आने चाहिए थे, जबकि उसने जितने भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन थे उसी के अनुपात के अंदर उनको रिजल्ट मिले। यानी कि ग्रे जीन जो है वो लॉन्ग विंग वाले जीन के साथ में जाना प्रेफर करता है और ब्लैक पंखों का ब्लैक कलर, बॉडी का ब्लैक कलर होना वेस्टिजियल विंग के साथ में इनहेरिटेट होता है। तो इस लक्षण को हम, यानी कि ग्रे जीन जो है वो लॉन्ग जीन के साथ में जाना प्रेफर करता है और ब्लैक जीन जो है वो वेस्टिजियल जीन के साथ में जाना प्रेफर करता है। इस प्रकार से अगली पीढ़ी के अंदर जीन्स का आपस में एक दूसरे के साथ में गमन करना सहलग्नता यानी कि लिंकेज कहलाता है। Morgan carried out a dihybrid cross between white-eyed and yellow-bodied female and red-eyed and brown-bodied males. Self-crossing of F1 generation surprisingly produced an F2 generation without being the ratio of 9:3:3:1. मॉर्गन ने एक अन्य डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंदर देखा कि वाइट आइड और येलो बॉडी वाली जो फीमेल्स हैं उनका उसने क्रॉस करवाया रेड आइड और ब्राउन बॉडी वाले मेल्स के साथ में। F2 जनरेशन के अंदर जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो कि मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के आधार पर 9:3:3:1 होना चाहिए था, उससे वो डिफर करते हैं। इसके आधार पर मेंडल ने लिंकेज की संभावना मॉर्गन ने लिंकेज की संभावना को व्यक्त किया। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन. Morgan noted that while crossing a set of characters, two genes did not follow the Mendel's law. मेंडल ने नोट किया कि क्रॉसिंग दो अलग अलग कैरेक्टर्स के जीन्स को आपस में क्रॉस कराने पर मेंडल के नियम की पालना नहीं होती है। द लाइकलीहुड ऑफ अचीविंग अ पेरेंटल कॉम्बिनेशन इफ टू जीन्स आर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम्स, अगर दो जीन जो कि एक ही क्रोमोसोम के ऊपर सिचुएटेड होते हैं, जैसे कि ग्रे जीन और लॉन्ग जीन, अगर इस तरीके से एक ही क्रोमोसोम के ऊपर सिचुएटेड होते हैं तो इनके एक साथ जाने की जो प्रोबेबिलिटीज़ होती है अगली जनरेशन के अंदर वो बहुत ज़्यादा होती है। सो इफ टू जीन्स आर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम वाज रिलेटिवली हायर इन सब्सिक्वेंट जनरेशन इन कंपैरिजन टू द नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन, यानी कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा बनते हैं जबकि नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो है वो कम बनते हैं। द फिजिकल कनेक्शन ऑफ जीन वाज रेफर्ड एज टू लिंकेज. दोनों जीन्स का आपस में जो फिजिकल कनेक्शन होता है उसे हम लिंकेज या सहलग्नता कहते हैं. जीन्स आर सेड टू बी लिंक्ड व्हेन जीन्स फॉर डिफरेंट ट्रेट्स आर लोकेटेड इन सिमिलर क्रोमोसोम्स. अगर जीन्स एक ही क्रोमोसोम के ऊपर उपस्थित होते हैं तभी इन जीन्स को हम सहलग्न जीन्स कहते हैं. Again, it is a deviation from the Mendelian principle of independent assortment that is appropriate to be applied to the genes that are situated on the different chromosome. मेंडल ने जो अपना इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो लॉ दिया था वो उन्होंने सेम क्रोमोसोम के ऊपर उपस्थित जीन्स के लिए नहीं दिया था, एंड दैट इज अप्लाइड टू द जीन्स दैट आर सिचुएटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम. और जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम है उसे हम ऐसे जीन्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जो कि डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर सिचुएटेड हों. जो रिकॉम्बिनेशन का जो फिनोमिना है वो नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस के लिए लागू होता है और इट इज़ जस्ट अपोजिट टू द लिंकेज. सहलग्नता का बिल्कुल अपोजिट होता है रिकॉम्बिनेशन. सो द टर्म जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन डिस्क्राइब द नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, जो कि पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन ना हो उनके ऊपर अप्लाई होता है डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंदर. टाइप ऑफ लिंकेज. लिंकेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स: established on the absence and presence of non-parental combination or the new combination.
लिंकेज को हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, कितने पेरेंटल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं या नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितने बन रहे हैं उनके बेसिस पे। कंप्लीट लिंकेज के अंदर आने वाली पीढ़ी के अंदर दोनों कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट के समान, मतलब कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं बनता, यानी कि जीन्स का जो लिंकेज होता है वो बिल्कुल अपने पेरेंटल कॉम्बिनेशन के समान होता है। अ लिंकेज इज सेड टू बी द कंप्लीट व्हेन टू और मल्टीपल कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड एंड नॉर्मली सरफेस इन टू और फर्दर जनरेशन इन देयर पेरेंटल और द ओरिजिनल कॉम्बिनेशन। अगर बिल्कुल उनका ओरिजिनल कॉम्बिनेशन के रूप में ही उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जीन्स का ट्रांसफ़र होता है तो इसे हम कंप्लीट लिंकेज या पूर्ण सहलग्नता कहते हैं। These particular genes do not generate combination that are non-parental. इस प्रकार के जीन्स कोई non-parental combination generate नहीं करते हैं। The genes that exhibit the linkage are located nearby in the same chromosome. ऐसे जीन जो कि complete linkage show करते हैं वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर situated होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले एग्जाम्पल के अंदर बताया, द जीन्स विच आर जीन्स फॉर द लॉन्ग विंग एंड ग्रे बॉडी इन द मेल ड्रोसोफिला। मेल ड्रोसोफिला के अंदर लॉन्ग विंग और ग्रे बॉडी का जीन। अपूर्ण संलग्नता के अंदर पेरेंटल कॉम्बिनेशन के साथ साथ में कुछ नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी बनते हैं। इट इज डिस्प्लेड बाय द जीन्स that generate some portion of the non-parental combination. These genes are situated at a distance on the chromosome which can be attributed to the occasional or accidental destruction of the chromosome segment while crossing over. Incomplete linkage crossing over के केस के अंदर दर्शाई जाती है जब एक जीन एक ही क्रोमोसोम के ऊपर अगर उन दोनों के बीच में अधिक दूरी होती है तो क्रॉसिंग ओवर की संभावना बढ़ जाती है। जब क्रॉसिंग ओवर की संभावना यानी कि जीन विनिमय की संभावना बढ़ती है तो नए कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं। आइए हम जानते हैं लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। लिंकेज इज द टेंडेंसी ऑफ द जीन्स प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम टू स्टे इंटैक्ट। लिंकेज जो है वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर उपस्थित जो जीन्स हैं उनका एक दूसरे के साथ में बने रहने की प्रवृत्ति को हम संलग्नता कहते हैं एंड ट्रांसफ़र टू द नेक्स्ट जनरेशन, और इसी फॉर्म में वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। जबकि क्रॉसिंग ओवर जो है दैट इज़ द एक्सचेंज ऑफ द क्रोमोसोमल सेक्शन टू डिस्टर्ब द बिल्ट लिंक एंड फॉर्म न्यू लिंकेज। क्रॉसिंग ओवर की जो प्रॉपर्टी होती है वो एक ही क्रोमोसोम के अंदर अगर जीन्स एक दूसरे से दूरी के ऊपर सिचुएटेड हैं या दूरी के ऊपर प्रेजेंट है तो उनके आपस में एक्सचेंज होने की नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम या होमोलोगस क्रोमोसोम्स के साथ में एक्सचेंज होने की प्रॉपर्टी जो है वो बढ़ जाती है और अगली जनरेशन के अंदर न्यू कॉम्बिनेशन बनते हैं। लिंकेज जनरेट पेरेंटल टाइप। लिंकेज के अंदर पेरेंटल टाइप जनरेट होते हैं और इंक्रीजेज इन एज एज लिंकेज इंक्रीजेज। क्रॉसिंग ओवर जनरेट्स रिकॉम्बिनेशन। क्रॉसिंग ओवर के अंदर नए कॉम्बिनेशन जनरेट होते हैं एंड इट डिक्रीजेज विद एज, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है क्रॉसिंग ओवर की प्रोबेबिलिटीज़ कम होती जाती है। एंड द अकरेंस ऑफ द क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू जीन इज डिक्रीज इफ दे आर प्लेस्ड क्लोजली। अगर दो जीन्स एक दूसरे से पास पास में सिचुएटेड हैं तो उनकी क्रॉसिंग ओवर की प्रोबेबिलिटी जो है वो कम होती है जबकि लिंकेज की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। Whereas the linkage strength between two genes increases if the chromosome is located in the vicinity. इसे हम इस एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। अगर ग्रे जीन और लॉन्ग जीन एक दूसरे के एकदम पास पास में उपस्थित हैं तो इनकी लिंकेज की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है तो इनके आपस में दो जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उनके बीच में एक्सचेंज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी और अल्टीमेटली क्रॉसिंग ओवर रिजल्ट होगा या नए कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन होगा। क्रॉसिंग ओवर in other terms is the exchange of the segments observed in the homologous chromosome between known sister chromatid and takes place during the Pectian stage of the prophase first in the cell division process of meiosis and always takes place within the linked genes. The combination of the linked genes that crossing over produces plays a significant role in evolution. Crossing over एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम्स यानी कि जो एक पेयर के क्रोमोसोम होते हैं जो कि समान क्रोमोसोम होते हैं
उनके जो क्रोमेटिड्स होते हैं, उनके जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, उनके बीच में आपस में एक दूसरे के क्रोमोसोमल सेगमेंट्स को आपस में एक्सचेंज होने की वजह से क्रॉसिंग ओवर होता है, जो कि सेल डिवीज़न मियोसिस की अर्धसूत्रीय विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट के पेकाइटिन स्टेज के अंदर किया जाता है। क्रॉसिंग ओवर की जो प्रक्रिया है उसे हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। मियोसिस के अंदर यानी कि अर्धसूत्रीय विभाजन के अंदर दो समजात क्रोमोसोम जो हैं यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो एक दूसरे के पास आते हैं। दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर एप्लीकेशन की वजह से 4 टेट्राइड्स का निर्माण होता है और जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। ये दोनों आपस में एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड हैं, जबकि होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दोनों अलग अलग क्रोमोसोम्स के जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र की जो क्रोमेटिड हैं उन गुणसूत्र की संजात क्रोमेटिड से एक अंश का विनिमय करती है, जिसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। द प्लेस वेयर दे आर कनेक्टेड इज कॉल्ड एज काइज़मा। जहाँ पर ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं उसे हम काइज़मा कहते हैं। मियोसिस प्रथम की एनाफेज अवस्था में दोनों गुणसूत्र वापस एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और स्पर्मेटिड्स या स्पर्म बनने के दौरान चारों क्रोमेटिड जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होकर के अलग अलग क्रोमोसोम में जाते हैं। तो जिन क्रोमोसोम्स के जिन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जिन क्रोमेटिड्स के बीच में जीन एक्सचेंज नहीं हुआ होता है यानी कि जेनेटिक एक्सचेंज नहीं हुआ होता है, वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन को जनरेट करते हैं, जबकि जिन क्रोमेटिड्स के बीच में एक्सचेंज होता है वो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस को जनरेट करते हैं। तो इस तरीके से जब भी कॉम्बिनेशंस बनते हैं तो 1:1 के रेशो में बनते हैं, यानी कि 1 would be the parental type and 1 would be the non-parental type। इस प्रोसेस को हम तो बनने वाले ये जो दो अलग नॉन पेरेंटल टाइप है इन्हें हम रिकम्बाइंड क्रोमोसोम्स कहते हैं या रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, जो कि हमें अलग कॉम्बिनेशन जनरेट करवाते हैं। So recombination is the process of producing new combinations of alleles by the recombination of the DNA molecules। एक DNA molecules के दो alleles के बीच में exchange होने की वजह से नए combination बनते हैं, इस प्रक्रिया को हम recombination कहते हैं। It is also referred to as genetic recombination as there is exchange of genetic material between two different chromosomes or between different regions of the same chromosome। दो अलग अलग क्रोमोसोम्स के बीच में भी जेनेटिक एक्सचेंज हो सकता है या एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो पेयर्स हैं उनके बीच में भी रिकॉम्बिनेशन हो सकता है। द प्रोसेस इज ऑब्जर्व इन द बोथ यूकेरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। ये जो प्रोसेस है वो दोनों प्रकार की कोशिकाओं यानी कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं दोनों में किया जाता है, और ये जेनेटिक डाइवर्सिटी क्रिएट करने के लिए और नए प्रकार के ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने के लिए एक साधन की तरह काम करता है। इट इंक्रीजेज द जेनेटिक डाइवर्सिटी। अगर हम रिकॉम्बिनेशन का टाइप देखें तो रिकॉम्बिनेशन को हम दो प्रकार से विभाजित करते हैं। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, जैसा कि अभी हमने डायग्राम के अंदर समझा था, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के अंदर जो जेनेटिक एक्सचेंज होता है वो एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयर गुणसूत्र पेयर के बीच में होता है, जबकि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो दो किसी भी प्रकार के क्रोमोसोम के बीच में हो सकता है। दिस टाइप ऑफ रिकॉम्बिनेशन अकर्स बिटवीन द क्रोमोसोम ऑफ द सिमिलर सीक्वेंसेस एंड इज कैरिड आउट ड्यूरिंग मियोसिस, एंड नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम दिस अकर्स बिटवीन द क्रोमोसोम दैट आर नॉट सिमिलर। ऐसे क्रोमोसोम जो कि आपस में सिमिलर नहीं होते उनके बीच में, या नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उनके बीच में अगर जेनेटिक एक्सचेंज होता है तो इसे हम नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन जो है वो अगेन 2 टाइप का हो सकता है। साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन, जहाँ पे शॉर्ट सीक्वेंसेस आपस में एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, कुछ सिमिलरिटी कंटेन करते हैं, उनके बीच में अगर रिकॉम्बिनेशन होता है तो इसे हम साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। माइटोटिक रिकॉम्बिनेशन अकर्स ड्यूरिंग इंटरफेज। हाउएवर दिस टाइप ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज यूजुअली हार्मफुल। किसी भी अलग साइट के ऊपर रिकॉम्बिनेशन होना माइटोटिक रिकॉम्बिनेशन कहलाता है, जो कि जनरली हार्मफुल होता है और मेनली ट्यूमर्स में रिजल्ट करता है। इट इंक्रीजेज व्हेन द सेल्स आर एक्सपोज टू रेडिएशन। द प्रोकैरियोटिक सेल अंडरगो रिकॉम्बिनेशन थ्रू वन ऑफ 3 प्रोसेसेस।
प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 3 प्रकार से रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस होता है, आइदर इट कैन बी बाय कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। थैंक यू।